Hello students, I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in the Department of Pharmacy, RKGIT Ghaziabad. So in this lecture series, we are going to talk about in this lecture metabolism of drug or biotransformation. So this is the third part of pharmacokinetic series. As we have earlier discussed about absorption and distribution of drug, the third part of the pharmacokinetics is the metabolism of drug or the biotransformation of the drug. So let's start the lecture. So what is metabolism or what is biotransformation? Biotransformation of drug is defined as the chemical conversion of one form to another. So biotransformation means chemical conversion of something in one form to another form. In this topic, bio means biological system and transformation means conversion of drug from one form to another form. So as we all know, whenever we take a drug, the drug should be in lipophilic form. हम जब भी कोई ड्रग लेते हैं वो लाइपोफिलिक फॉर्म में होती है, तभी वो बेटर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती है. बट आफ्टर द ड्रग विल शो इट्स इफेक्ट, we have to convert the drug into hydrophilic form to excrete out the drug from our body. यानी कि जब हम कोई दवाई लेते हैं तो our priority is the drug is in lipophilic form, because जब ड्रग लाइपोफिलिक फॉर्म में होती है तो वो ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है. बट जब वो ड्रग हमारी बॉडी में अपना इफेक्ट शो कर लेती है, यानी उसका काम हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है या हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अब इस ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराया जाए, बिकॉज ड्रग इज़ एन एक्सोजीनियस कंपाउंड, बाहर से लिया गया कंपाउंड है. तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, अदरवाइज ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा. सो ऑल केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर नॉट न्यूट्रिएंट for the body and enter the body through ingestion or inhalation or absorption are called xenobiotics or exogenous compound. तो कोई भी substance जो हमारी body के लिए nutrient नहीं है, for example drug is not a nutrient substance, we are taking a drug to cure or to treat a disease. So ऐसे सारे substance को हम लोग बोलते हैं xenobiotics. ओके, जीनोज वर्ड का मतलब होता है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, द मीनिंग ऑफ जीनोज इज अ फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन ऑब्जेक्ट जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है. सो ड्रग्स आर ऑल्सो जीनोबायोटिक्स, ड्रग्स भी जीनोबायोटिक्स है बिकॉज दीज आर द एक्सोजीनस कंपाउंड जिनको हम किसी पर्टिकुलर टारगेट को फुलफिल करने के लिए, किसी ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या क्योर के लिए हम अपनी बॉडी में ऐड कर रहे हैं. सो ड्रग्स आर ऑल्सो जीनोबायोटिक्स विच एंटर द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ दियर लाइपोफिलिसिटी. ड्रग्स कब हमारी बॉडी में एंटर करती हैं? जब वो लाइपोफिलिक होती हैं. सो द बॉडी इज आर्म्ड विद द मेटाबॉलिक सिस्टम विच ट्रांसफर द वाटर insoluble lipophilic non-polar drugs into the polar and water soluble products that can be easily excreted by the kidney एंड आर पुअरली रीअब्जॉर्ब. सो जब ड्रग हमारा काम ख़त्म कर देती है बॉडी में, यानी कि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें मिल जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी के पास अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होता है जिसमें जो मेन प्राइमरी ऑर्गन है हमारा वो लिवर है. लिवर इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो लिवर या फिर जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म की साइट है वो क्या करती हैं, जो भी हमारी वाटर इनसॉल्युबल, लाइपोफिलिक और नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इन सारे कंपाउंड को मेटाबोलाइज करने के बाद ये कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में, और जो भी ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी किडनी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. सो द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर. लिवर इज द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म. सबसे ज़्यादा ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है. आफ्टर दैट वी हैव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म साइट दैट इज किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा. तो प्राइमरीली ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लिवर में. नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट. यानी कि जब भी हम कोई एक्टिव ड्रग लेते हैं उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जाता है, जिस फॉर्म में वो ड्रग ईजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है. तो जो मोस्टली हमारी ड्रग्स होती हैं उनको हम इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एंड लीडोकेन, इनको हम इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है. एंड द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट. इसमें क्या होता है कि जो हमारी पेरेंट ड्रग होती है, यानी जो दवाई आपने खाई है और उसका जो मेटाबोलाइट बनता है, यानी जब उसका मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में होता है उससे जो हमारा मेटाबोलाइट बनता है ये भी एक्टिव होता है. तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो पेरेंट ड्रग है जो आपने खाई है
और जो उसका मेटाबोलाइट बना है वो भी एक्टिव फॉर्म है, ये दोनों मिलके हमें सम टोटल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी ड्रग भी एक्टिव फॉर्म थी और उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव फॉर्म है, और ये दोनों मिलके हमें अपना इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिजिटॉक्सिन इसका एग्जाम्पल है. थर्ड मोटिव ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट. सम ड्रग्स आर इनएक्टिव व्हेनेवर वी टेक अ ड्रग. जब हम दवाइयाँ लेते हैं तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, and after metabolism these drugs will convert into active form. For example levodopa to dopamine. हम जब levodopa लेते हैं तो levodopa is a inactive form of the drug. हमारी बॉडी में जाने के बाद levodopa is further converted into dopamine and dopamine is the active form of the drug. तो यानी कि मेटाबॉलिज्म के 3 मोटिव हो सकते हैं या 3 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, यानी एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट के बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दीजिए. सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज active drug to active metabolite, that means कि the parent drug is active and the metabolite is also active, and the sum total effect is the pharmacological effect of the drug. Third motive of the metabolism is inactive drug to active metabolite. Some drugs are inactive whenever we take these drugs, these are in inactive form, and after metabolism these drugs are converted into active form. So these are the examples of the drugs. First example is drugs example that gain activity after metabolism. ये ऐसी ड्रग हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि इनकी जो पेरेंट ड्रग है ये भी एक्टिव फॉर्म होती है और जो मेटाबोलाइट बनता है ये भी एक्टिव फॉर्म में होता है, जो हमारा सेकंड कॉन्सिक्वेंस था. फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, डायज़ेपाम, इमिप्रामीन, कोडीन एंड लोसार्टन, ये ड्रग भी इनकी एक्टिव फॉर्म है और जो इनका मेटाबोलाइट बनेगा वो भी एक्टिव फॉर्म है, यानी पेरेंट ड्रग और इसका जो मेटाबोलाइट है ये दोनों मिलके इस ड्रग का इफेक्ट हमें प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव ड्रग्स के एग्जांपल दैट ट्रांसफॉर्म टू मोर एक्टिव कंपाउंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म. जो ड्रग्स जब हम खाते हैं तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उनको हम बोलते हैं प्रो ड्रग्स. सो प्रो ड्रग्स आर द एग्जांपल ऑफ ड्रग्स विच आर इन इनएक्टिव फॉर्म when we take these drugs, and after metabolism these drugs are converted into active form. So the examples of the prodrugs are levodopa, proguanil, enalapril, fluorouracil and acyclovir. These are the examples of drug which are converted into active form after metabolism. For example, levodopa is converted into dopamine in our body, and dopamine is the active form of the drug. So whenever we are taking levodopa हमारी बॉडी में जाने के बाद डोपामिन में कन्वर्ट होता है और डोपामिन को फॉर एग्जांपल हम पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. नेक्स्ट, अब जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको हमने बेसिकली 2 फेजेस में क्लासीफाई कर दिया है. दीज आर द फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वी क्लासीफाइड दीज मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इनटू 2 फेजेस. Phase 1 metabolic reaction and phase 2 metabolic reaction. Phase 1 metabolic reaction are also known as functionalization reaction or non-synthetic reaction, and phase 2 metabolism reactions are also known as conjugation reaction or synthetic reaction. The examples of phase 1 reactions are oxidation, reduction and hydrolysis, and these are the examples of phase 2 metabolic reactions. In next slide we are going to discuss about these reactions in detail. So at first let's discuss about the phase 1 metabolic reaction. What are the phase 1 metabolic reaction? So as I have earlier said that phase 1 metabolic reactions are also known as functionalization reaction. So what is the primary objective of phase 1 reaction? जब हमारी बॉडी में phase 1 reactions होते हैं इनका primary objective क्या होता है? So the primary objective of phase 1 reaction is convert the parent drug to a more polar metabolite by introducing or unmasking a functional group. That's why phase 1 reaction are known as functionalization reaction. क्योंकि फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, जब आपने ड्रग ली वो लाइपोफिलिक फॉर्म में है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल है. लिपिड सॉल्युबल ड्रग किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती है. सो हम क्या चाहेंगे कि हमारी ड्रग वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो जो फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपकी पेरेंट ड्रग है उसको मेटाबॉलिज्म के बाद उसमें कुछ ऐसे ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है जो वाटर सॉल्युबल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड SH ग्रुप. या फिर उस ड्रग में पहले से प्रेजेंट वाटर सॉल्युबल ग्रुप जो कि हाइड थे उनको अनमास्क कर दिया जाता है.
यानी कि जब तक वो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हुई थी, उनके पास वाटर सॉल्युबल ग्रुप थे, हाइड्रोफिलिक ग्रुप थे, लेकिन वो हाइड थे, छुपे हुए थे। बट आफ्टर फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये ग्रुप जो हो गए वो बाहर आ गए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें या तो ड्रग में किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जाता है जो कि हाइड्रोफिलिक हो, या तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोफिलिक ग्रुप को अनमास्क किया जाता है। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेज 1 रिएक्शन? अगर कोई ड्रग फेज 1 रिएक्शन में जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उस ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सेकेंड फैक्टर, रिडक्शन इन स्टेबिलिटी। जब आपकी ड्रग मेटाबोलाइट हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि अगर आपकी ड्रग मेटाबोलाइट नहीं होती है तो अगर आप आज एक पैरासीटामोल खाते हो तो वो 1 साल तक आपकी बॉडी में एज सच पड़ी रहेगी। और पैरासीटामोल इज अ एक्सोजीनस कंपाउंड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ड्रग्स हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, हम दवाइयाँ तभी खाते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो यानी कि जब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, ड्रग अपना काम कर लेती है, सो वी हैव टू एक्सक्रीट आउट दिस ड्रग। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग की स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो जब ड्रग कम स्टेबल होती है तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। थर्ड मोटिव ऑफ फेज 1 रिएक्शन इज फैसिलिटेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि फेज 1 रिएक्शन में कुछ ड्रग्स को प्रिपेयर किया जाता है कि वो फेज 2 रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि वो फेज 2 में इन्वॉल्व हो पाएँ। सो अगर आप कोई ड्रग लेते हैं उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन? पहला कि आपकी जो ड्रग है वो फेज 1 रिएक्शन में जाएगी और उसके जो मेटाबोलाइट बनेंगे दीज आर हाईली हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स, यानी कि इनकी हाइड्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होगी और ये इजीली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। दूसरा काम क्या हो सकता है कि आपकी ड्रग फेज 1 रिएक्शन में जाएगी, उसके जो मेटाबोलाइट बनेंगे उनकी हाइड्रोफिलिसिटी इतनी अच्छी इंक्रीज नहीं हुई होगी, यानी कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी ड्रग फेज 1 रिएक्शन को क्रॉस करने के बाद 45% हाइड्रोफिलिक हो गई हो लेकिन 100% हाइड्रोफिलिक नहीं हुई हो। उस केस में ड्रग फेज 1 रिएक्शन के बाद जाती है फेज 2 रिएक्शन में, जहाँ पे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी को 100% इंक्रीज कर दिया जाता है और फिर वो ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती है। सो द मोटिव ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टू कन्वर्ट अ लाइपोफिलिक ड्रग इनटू अ हाइड्रोफिलिक ड्रग। और थर्ड प्रोसेस क्या हो सकता है कि आपकी ड्रग डायरेक्टली फेज 2 रिएक्शन में जाए, यानी कि आपकी ड्रग ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक है, अब वो फेज 2 रिएक्शन में जाएगी और यहाँ पे वो फर्दर मोर हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। दिस इज फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसको हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के साथ में कंबाइंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा दें। So covalent linkage is formed between a functional group on the parent compound or phase 1 metabolite and an endogenous substrate such as glucuronic acid, sulfate, acetate or amino acid. So what is phase 2 metabolic reaction? For example, this is a drug. phase 2 metabolic reaction में क्या होता है, हमारी ड्रग को हम किसी एंडोजिनस कंपाउंड के साथ में कंबाइंड करवा देते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका एक कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाता है और अब जो ये कॉन्जुगेट फॉर्म होता है इसकी हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो चुकी होती है, ये हाईली हाइड्रोफिलिक हो जाता है, तो इसलिए ये इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यानी कि ये आपकी ड्रग के साथ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि आपकी जो ड्रग है ये पहले फेज 1 रिएक्शन में जाएगी। फेज 1 रिएक्शन में जाने के बाद फॉर एग्जांपल आपकी ड्रग का जो मेटाबोलाइट बना है इसमें एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल OH ग्रुप ऐड हो जाता है और आपकी ड्रग की जो हाइड्रोफिलिसिटी होती है वो यहाँ पे 45% हो गई, लेकिन अभी भी ये 100% नहीं हुई है। तो अब हमारी ड्रग फेज 2 रिएक्शन में जाएगी, जहाँ पे हमारी ड्रग के साथ में, ये आपकी ड्रग है, इसके साथ में कोई एंडोजिनस कंपाउंड ऐड हो जाएगा जो हाईली हाइड्रोफिलिक होगा और अब आपकी ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी जो है वो 100% इंक्रीज हो जाएगी और ड्रग जो है वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। नाउ द फेज 1 रिएक्शन इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज 1 रिएक्शंस। फर्स्ट फेज 1 रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, second phase 1 reaction is reduction, third phase 1 reaction hydrolysis. So as we all know what is oxidation, addition of oxygen
और नेगेटिव चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज रेडिकल। यानी कि इसमें क्या होता है, हम ड्रग में एक नेगेटिव चार्ज रेडिकल या ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम्स लोकेटेड इन द माइक्रोसोम्स स्पेशली इन लिवर। तो जो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं इनको हमारे कुछ एंजाइम ड्राइवर का काम करते हैं इसमें, यानी इस रिएक्शन को पूरा करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिवर में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे लिवर में। कौन कौन सी ड्रग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, वी हैव सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल बार्बिटूरेट्स, फिनोथायाजीन्स, इमिप्रामीन, प्रोपेनोलॉल, आइबोब्रूफेन एंड पैरासिटामोल। These drugs are metabolized via oxidation reaction. The second type of phase 1 reaction is reduction reaction. So the basic definition of reduction reaction is removal of oxygen. Okay, in oxidation reaction there is a addition of oxygen, and in reduction reaction there is a removal of oxygen. So drugs primarily reduced, इस रिएक्शन के थ्रू जो ड्रग्स हमारी रिड्यूस होती है इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरल हाइड्रेट, chlorpromamine and halothane. These are the examples of drug which are metabolized by reduction reaction. phase 1 reaction के reduction reaction के through ये drug metabolize होती हैं। Third type of phase 1 reaction is hydrolysis reaction. So cleavage of a drug molecule by taking up a molecule of water. तो यहाँ पे drug molecule को कट कर दिया जाता है by taking up a, उसमें फिर एक water molecule add करके उसको hydrophilic form में convert किया जाता है. So this is the basic definition of hydrolysis. Cleavage of drug molecule by taking up a molecule of water. So the primary site of hydrolysis is liver, intestine, plasma and some other tissues. The examples of drugs which are metabolized via hydrolysis are procaine, isoniazid, pethidine and oxytocin. These are the drugs which are primarily metabolized by the hydrolysis reaction. We have some more reactions जो कि आपके फेज 1 रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं. दीज आर साइक्लाइजेशन रिएक्शन एंड डीसाइक्लाइजेशन रिएक्शन. सो द मेन फेज 1 रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. आफ्टर दैट वी हैव टू मोर रिएक्शंस which are a part of phase 1 reaction. This is cyclization and non-cyclization reaction. So what is the meaning of cyclization? Formation of a ring structure from a straight chain. यानी कि straight chain compound का ring structure बना के उसकी hydrophilicity increase कर दी जाएगी. Decyclization reaction यानी कि opening up a ring structure of the cyclic ring molecule. तो यानी यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो रिंग स्ट्रक्चर था ड्रग का उसको स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा. So this is all about phase 1 reactions. Now we have phase 2 reaction जिनको हम synthetic reaction बोलते हैं. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसको हम conjugation reaction भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपकी ड्रग में कुछ ऐसे एंडोजिनस कंपाउंड को ऐड कर दिया जाता है जिससे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है फर्दर. सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन इज ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज 2 रिएक्शन, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन. सो इन ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन टू अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, यहाँ पे ड्रग को कॉन्जुगेट करवा दिया जाता है या उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराया जाता है विद अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड. अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड को हमारी ड्रग के साथ में ऐड करवा दिया जाता है. क्वांटिटेटिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज सेकंड पाथवे ऑफ द ड्रग्स एंड एंडोजिनस कंपाउंड. सो क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी 100 में से कितनी ड्रग फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के कॉन्जुगेशन रिएक्शन में जाती हैं, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन में. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फेज 2 रिएक्शन. मैक्सिमम ड्रग फेज 2 में अगर आती हैं तो वो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं. सो यहाँ पे एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम है यूडीपी ग्लूकुरोनाइजर ट्रांसफरेज, जिसको हम बोलते हैं यूजीटी. ठीक है, यूडीपी ग्लूकुरोनाइजर ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प इन द ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन. सो द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स which are metabolized by glucuronide conjugation are chloramphenicol, paracetamol, diazepam, aspirin, morphine and metronidazole. These are the example of drug which are metabolized by glucuronide conjugation reaction. The second type of phase second reaction is acetylation reaction. So as the name suggests, यहाँ पे आपके कुछ acetic group का यहाँ पे adding होगा, add किया जाएगा उसको. So this is an important reaction of drug containing primary amino group. जिन भी ड्रग्स के पास में प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है वो ड्रग जो होती हैं वो एसिटाइलेशन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं. सो दिस इज अ कॉमन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक अमाइंस एंड सल्फोनामाइड्स.
रिस्पॉन्सिबल एंजाइम इज नॉन माइक्रोजोमल एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो जैसे वहाँ पे आपका यूडीपी एंजाइम था, यहाँ पे जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैरी करवाएगा, कैरी फॉरवर्ड करवाएगा या इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्प कराएगा, वो है हमारा non-microsomal N-acetyl transferase enzyme. So what is microsomal enzymes and what is non-microsomal enzymes? I'll discuss about these enzymes in next slides. आगे की जो slides हैं इनमें मैं आपको इन enzymes के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी. So basically यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं उनमें दो टाइप के एंजाइम हेल्प करते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. सो इन दिस केस ऑफ acetylation reaction, the primary enzyme which helps in the acetylation reaction is non-microsomal N-acetyl transferase enzyme. The examples of some drugs which metabolized via acetylation reaction are sulfonamides, isoniazid and so on. The third type of phase second reaction is methylation reaction. So this reaction is different from general characteristic of phase 1 reaction. Metabolites formed are not polar or water soluble. So ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा ऐसा फेज सेकेंड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जहाँ पे जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो पोलर नहीं होते, बिकॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज टू फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक ड्रग और अ हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट. बट इन मेथाइलेशन रिएक्शन जो ड्रग के मेटाबोलाइट बनते हैं दीज आर नॉट पोलर और वाटर सॉल्युबल. ये पोलर नहीं बनते हैं और वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते. क्यों? Because the metabolite in a number of instances have a equal or greater pharmacological activity than the parent drug. For example, morphine formed by normorphine. इस रिएक्शन में कौन कौन सी ड्रग्स हमारी इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व होती हैं? अमाइंस एंड फिनॉल्स. ये जो आपकी ड्रग्स होती हैं जिनमें भी अमाइंस ग्रुप होंगे या फिनॉलिक ग्रुप होंगे वो मिथाइलेटेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, हिस्टामिन, nicotine and methyl dopa. These drugs are metabolized by methylation reaction. तो methylation reaction में क्या होता है कि जो हमारी पेरेंट ड्रग होती है वो मेटाबॉलिज्म के बाद फर्दर मोर एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो अ मोटिव ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. जो मैंने आपको इनिशियली बताए कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के क्या क्या मेन मोटिव होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो मोटिव ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कि आप पेरेंट ड्रग को फर्दर मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर पाएँ. ठीक है. The fourth type of metabolism reaction is sulfate conjugation. So this is a major pathway for फिनॉल्स. जो आपके फिनॉल्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, बट ऑल्सो अकर फॉर अल्कोहल एंड अमाइंस. अल्कोहल और अमाइंस के मेटाबॉलिज्म भी जो होते हैं वो सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू होते हैं. सो दिस इज सिमिलर टू ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन बट इट इज कैटेलाइज्ड बाय अ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम. तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होता है इस रिएक्शन को कैरी करवाता है या इस रिएक्शन को हेल्प करता है आगे फॉरवर्ड करने में, वो है आपका एक नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. तो ये चीज़ हम देखेंगे कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उसमें माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग विच मेटाबोलाइज थ्रू सल्फेट कॉन्जुगेशन आर मिथाइल डोपा, terbutaline and acetaminophen. So these are the examples of drug which are metabolized by sulfate conjugation. The next type of metabolism reaction is glycine conjugation. So salicylates and other drugs having COOH group, जिन भी drugs के पास COOH group है वो हमारी glycine conjugation के through metabolize होंगी. Next is glutathione conjugation. This is the next type of the metabolic reaction. So glutathione is a प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर रिमूवल ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड. तो अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक कंपाउंड एंटर करता है उस कंपाउंड को मेटाबोलाइज करने में जो मेजर आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन. तो ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा कि ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड इनटू इट्स मेटाबोलाइट टू रिमूव दिस कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी. So conjugated compounds can be subsequently be attacked by G-glutamyl transpeptidase and the product can be further acetylated to N-acetylcysteine conjugate. For example, paracetamol. The next example of phase second metabolism reaction is ribonucleotide or nucleotide synthesis. This pathway is important for the activation of purine and pyrimidine's antimetabolites used in the cancer chemotherapy. So these drugs which are used in cancer chemotherapy are metabolized by the ribonucleotide conjugation reaction or nucleotide synthesis reaction. So this is the last type of phase second reaction. So this is all about metabolism reaction. Now we have first pass metabolism. So what is first pass metabolism or what is pre-systemic metabolism? As I have earlier mentioned this word first pass metabolism, this refers to metabolism of drug during its passes from the site of absorption into the systemic circulation. All orally administered drug
वी हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड, ऑल ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं, आर एक्सपोज्ड टू ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल वॉल और in the liver where they first reach through the portal vein. So pre-systemic metabolism in the gut and liver can be avoided by administering the drug through the sublingual, transdermal और parenteral route. तो अगर हम चाहते हैं कि कोई ड्रग हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ना जाए तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट रूट उसके लिए सेलेक्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का. आप उसको सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल रूट से दे सकते हैं, या आईवी या पेरेंटरल रूट से दे सकते हैं. तो दैट मीन्स कि अगर आप कोई ड्रग ओरल रूट से ले रहे हैं तो उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना मस्ट है. सो दिस इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब भी हम कोई ड्रग ओरल रूट से लेते हैं तो जब ये ड्रग हमारी जीआईटी में जाती है, यानी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, सो होना क्या चाहिए था कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ये ड्रग एब्जॉर्ब होती किसी भी वेन में, ये वेन इस ड्रग को लेके जाती हमारे हार्ट के पास, और हार्ट जो होता इस ड्रग को हमारी पूरी बॉडी में इक्वली डिवाइड कर देता. बट इन दिस केस ये प्रोसेस नहीं होता है. ये जो ड्रग होती है ये पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए डायरेक्टली हार्ट के पास ना जाके पहले हमारे लिवर के पास में जाती है, जहाँ पे ये पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती है, यानी कि ड्रग को यूटिलाइज करने से पहले ही, मेटाबॉलिज्म से पहले होने वाला मेटाबॉलिज्म. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, यानी ब्लड में पहुंचने से पहले ही हमारी ड्रग एक बार मेटाबोलाइज हो चुकी है. सो इस वजह से क्या होता है कि हमारी ड्रग का एग्जैक्ट अमाउंट हमारे ब्लड में नहीं पहुंचता है, और जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो शॉर्ट हो जाता है. इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें स्किप करना है तो हम उसे ओरल रूट से ना देके आईवी, ट्रांसडर्मल या किसी दूसरे रूट से देते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स जो कि हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट होती हैं. ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके ऊपर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का लो इफेक्ट होता है. इन ड्रग्स के ऊपर इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है. ये ड्रग ऐसी हैं जिनको हम ओरली नहीं देते हैं बिकॉज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये ड्रग कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो जाती हैं, यानी कि 100% ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. एंड दीज आर द ड्रग्स जिनकी कि हमें नॉर्मल से हाई डोज देनी पड़ती है, ताकि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में थोड़ी बहुत ड्रग आपकी मेटाबोलाइज हो जाती है तो बची हुई ड्रग हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करने के लिए रहे. These are the references. Thank you.